नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड समाज कार्य। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जनवरी 2017 का प्रश्न पत्र है समाज कार्य का। और पहला प्रश्न है, अभ्यास जनित बुद्धि से क्या आशय है। 4 ऑप्शन है। पहला है दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं के निजी अनुभव पर आधारित कौशल, और दूसरा है शोध के निजी अनुभव पर आधारित कौशल, तीसरा है अभ्यास के निजी अनुभव पर आधारित कौशल, और फोर्थ है सामान्य तर्क बुद्धि पर आधारित कौशल। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अभ्यास जनित बुद्धि का जो मतलब है, जो आशय है, ऑप्शन नंबर 3 से है। और अभ्यास के निजी अनुभव पर आधारित कौशल ही अभ्यास जनित बुद्धि के आशय से मतलब रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सक्रिय श्रवण अवधारणा के जनक कौन है। मैं कई बार आप लोगों से बता चुका हूं कि सक्रिय श्रवण अवधारणा के जो जनक हैं वो कार्ल रोजर्स हैं। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही है दोस्तों, ये चीज़ें याद रखना। सिगमंड फ्रायड यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन समाज कार्य के दायरे से बाहर है। जब मैंने फ्रायड की थ्योरी में चेतन, अचेतन, अर्धचेतन के बारे में चर्चा किया हूँ तो वहाँ पर आप लोगों से क्लियर शब्दों में कहा हूँ कि समाज कार्य के दायरे से बाहर क्यों है अवचेतन। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंकगणितीय में जब आप अंकगणितीय के बारे में कोई चर्चा करेंगे वहाँ पर एवरेज यानी औसत के एक क्रम में किसी मद विशेष के डिविजन्स प्राप्त किए जाने की स्थिति में जो डिविजन्स होते हैं उनके वर्गों के औसत के वर्गमूल को निम्न में से क्या कहा जाता है। मैंने जब आपको स्टैटिक्स या सांख्यिकी के बारे में बताया है तो वहाँ पर माध्य, माध्यिका, परास और मानक डिविजन्स के बारे में आप लोगों को क्लियर शब्दों में समझाया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करें, वहां से जाकर यूनिट नंबर 5 में देख सकता है स्टैटिक्स के बारे में किस तरीके से मानक डिविजन्स के बारे में या मानक विचलन के बारे में मैंने समझाया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो सेकेंड जो है यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, एकांत प्रिय यानी क्वेश्चन नंबर 5, एकांत प्रिय या अनसंवेदनशील और दूसरों के प्रति लापरवाह लोगों में निम्न में से क्या प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि असंवेदनशील और दूसरों के प्रति लापरवाह लोगों में निम्न में से क्या प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, हठ, धार्मिकता और अनुकूलता और चालबाजी, और फोर्थ है मन स्थापिता यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर 4 है मन स्थापिता का, ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। संस्कृति का प्रेषण किसे कहा जाता है। क्या आनुवांशिक होता है, क्या सामाजिक होता है, राजनीतिक होता है कि आनुवांशिक और राजनीतिक दोनों होता है। दोस्तों याद रखना कि संस्कृति का जो प्रेषण होता है वो सामाजिक होता है। रीज़न ये है कि इसमें संस्कृति और भाषा दोनों इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये संस्कृति का प्रेषण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक होता है, संस्कृति का प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समकक्षीय समूह के सदस्यगण निम्न में से क्या साझा करते हैं। 4 ऑप्शन है, एक समान पृष्ठभूमि को, एक समान परिस्थितियाँ, एक समान अध्ययन वृत्ति और पुस्तकें, और 4 है एक समान मूल्य। तो दोस्तों समकक्षीय समूह के सदस्यगण निम्न में से साझा करते हैं एक समान परिस्थितियाँ को, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सामुदायिक अभिगम यानी अप्रोच की बात हो रही है यहाँ पे, A.G. रॉस ने नहीं दिया था। अगर आप लोगों ने सामुदायिक के बारे में अगर पढ़ा होगा तो मैंने आप लोगों से चर्चा किया हूँ कि विशिष्ट विषय वस्तु अभिगम भी एक A.G. रॉस के द्वारा एक सामुदायिक अभिगम है, अप्रोच है। प्रक्रिया भी एक अप्रोच है। सामान्य विषय वस्तु अभिगम भी एक अप्रोच है A.G. रॉस का, लेकिन सामाजिक नियोजन अभिगम ये A.G. रॉस का सामुदायिक अभिगम के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको सम्मिलित करना है और इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है सही। और आपको 3 इसमें सही ऑप्शन मिला है, एक गलत मिलाया गया है, आपको यही बताना है। पहला है एजी रॉस। तो एजी रॉस ने समुदाय के बारे में बताया है, तो ऑप्शन नंबर ये पहला ही सही है। और पीडी कुलकर्णी ने भी भारत के सामाजिक नीति के बारे में, जब मैंने सामाजिक नीति में पढ़ाया है तो वहाँ पे कुलकर्णी जी की डेफिनेशन को भी बताया है। तो ये फेमस है थोड़े से सामाजिक नीति में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड भी यहाँ पर सही है। और ट्रैकर को मैंने कई बार आप लोगों को इसकी परिभाषा के बारे में बताया भी है, ट्रैकर के बारे में, क्योंकि सामाजिक समूह कार्य में भी ये बहुत ही फेमस अहम भूमिका निभाया है इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है यो MS गोरे ने सामाजिक व्यक्तिक कार्य के बारे में नहीं बताया है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सामाजिक व्यक्तिक कार्य में, तो मैंने आपको 4P के बारे में बताया होगा, पार्लियामेंट के बारे में। तो यहाँ पर इसका अगर पार्लियामेंट होता इस जगह तो सही ऑप्शन होता, लेकिन पार्लियामेंट नहीं है, यहाँ पर MS गोरे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 9 का ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य में कार्यात्मक अभिगम यानी फिर अप्रोच की बात हो रही है, जनक किसे माना गया है। तो ऑटोरॉन्ग के बारे में आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, MCQs वगैरह में पोस्ट वगैरह भी डाल रखा है ऑटो रैंक के बारे में, जो कार्यात्मक अभिगम के जनक के रूप में जाने जाते हैं सामाजिक व्यक्तिक कार्य में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सामाजिक समूह कार्य के मॉडल्स सामाजिक लक्ष्य उपचार एवं अन्योन्य से सबसे अधिक संबंधित है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें सबसे फेमस जो है पेपल और रॉथमैन, ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पर ये सही होगा। ये सामाजिक समूह कार्य के मॉडल सामाजिक लक्ष्य उपचारी और अन्योन्य के सबसे संबंधित सबसे अधिक संबंध रखने वाले पेपल और रॉथमैन जी है सामाजिक समूह कार्य में। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। जैसे मैंने अभी आप लोगों से चर्चा किया हूँ उपरोक्त क्वेश्चन में, रॉथमैन का कौन सी अभिगम रॉस का, तो जो अप्रोच अभिगम नहीं है सामुदायिक का, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ पर मैंने आप लोगों से अभी भी चर्चा किया है रोथ के अकॉर्डिंग किस तरीके से पेपल और रोथ ने सामाजिक समूह कार्य के मॉडल्स को दिया है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख सकता है। तो ये 2 नाम बहुत फेमस है, एजी रॉस और रोथ का। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, आप लोग इनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यवहारिक सुधार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल है। और 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है अंतर्दृष्टि की समस्याएं सुलझाना, और दूसरा है व्यवहार के उद्दीपन यानी स्टिमुलस, यहाँ पर बात हो रही है व्यवहार को उद्दीपन नियंत्रण के अधीन लाना, और पुनर्बलन के अनुपस्थिति में अधिगम प्रदर्शित करना। ये तीनों जो दोस्तों व्यवहार सुधार में इंक्लूड नहीं है ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। और पूछा जा रहा है क्या शामिल होता है व्यवहार सुधार में यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। तो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर व्यवहार परिवर्तन में लिए अधिगम सिद्धांतों का अनुप्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर वो सही है। व्यवहार सुधार के में ये चीज़ें शामिल की गई हैं कि व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग करना उचित माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सामान्यतः समूह कार्य में कार्यक्रम के चयन का उत्तरदायित्व डैश का होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है समूह के सदस्यों। पहला ही ऑप्शन सही है। यहाँ पर सामान्यतः समूह कार्य में कार्यक्रम के चयन का जो उत्तरदायित्व होता है वो समूह के सदस्यों का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन धारणीय विकास लक्ष्यों के प्रमुख बिंदु है। मैंने आप लोगों को जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बता रहा था तो वहाँ पर इसके बारे में वहाँ पर चर्चा किया हूँ क्या क्या चीज़ें मुख्य चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे देखिए 4 ऑप्शन है, 4th पे चलते हैं। 4th ऑप्शन नंबर पर तो जनता ग्रह सामान्यता शांति और साझेदारी,
ये फोर्थ ऑप्शन जो है सभी चीज़ों का इंक्लूड किया गया है ना। तो ये है धारणीय विकास लक्ष्यों का प्रमुख बिंदु। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, एक व्यापक अवधारणाएं जिनमें मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन निहित होते हैं, जिन्हें समाज को रूपांतरित करने के लिए संकलित कार्य के एक भाग के रूप में प्रवर्तित किया जाता है, तो क्या कहलाता है? तो सामाजिक विकास कहलाता है। बहुत ही इजी है ये। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पर बताया जा रहा है एक सूत्र है और इस सूत्र के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या चीज़ें हैं। जैसे सूत्र है बालिका शिशु जन्म संख्या इंटू कुल जननात्मक दर अपान में कुल जन्म संख्या है का प्रयोग फिर डैश परिकलित करने के लिए किया जाता है। तो बताइए ये जो फार्मूला है कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ठीक है, किस में यूज़ किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सूत्र प्रयोग किया जाता है सकल प्रजनन दर पर, यानी ऑप्शन नंबर GRR सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड GRR सकल प्रजनन दर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से एक अच्छे नेता की विशेषता नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे एलिमेंट करोगे, ऑप्शन को हटा कर भी करोगे तो भी आप आसानी से इसे कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 का पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं ध्यान से। अधिनायकवादी दृष्टिकोण एक अच्छे नेता की विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा, उत्तरदायित्व का बंटवारा करना ये नहीं होता, इसलिए काटो इसे। सदस्यत्व के साथ व्यक्तिगत संबंध ये भी नहीं होता एक अच्छे नेता के, किसी एक पर्सन किसी एक व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाए ऐसी कोई बात नहीं है। और समूह आयामों की समझ ये तो देखो होनी तो चाहिए, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि अच्छे नेता की विशेषता। आयाम मतलब होता है कि उसके डीप में हर एक चीज़ों की या जानकारी रखने की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 4 है ये तो सही है और एक अधिनायकवादी होना भी चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी। ठीक है, तो ये एक विशेषता इन दो विशेषता इनमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अच्छे नेता की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिनायक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, ये विशेषता नहीं बताता है अच्छे न्यायिक की। और ऑप्शन नंबर 4 ये समूह आयोगों की समझ होती है दोस्तों, ये होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो सिर्फ 1 जो होगा यही सही है। ठीक है, इसमें पूछा है एक अच्छे नेता की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब होगा इसका। यदि इस प्रश्न में किसी को डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछिए, तो मैं आप लोगों को यहाँ से PDF भी इसकी प्रोवाइड कर दूंगा कि एक अच्छे नेता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम का नाम गलत लिखा गया है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा एक्ट है जिसमें उसका नाम गलत लिखा गया है। ठीक है, तो पहला बाल श्रम संरक्षण अधिनियम पहला ही गलत है, और नेक्स्ट है कर्मचारी परिवार भविष्य निधि अधिनियम, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये भी गलत है, और बंधुआ मजदूर पुनर्वास अधिनियम ये भी गलत है, और कर्मचारी राज्य बीमा ये 1948 ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। बाल श्रम संरक्षण अधिनियम और कर्मचारी परिवार भविष्य निधि अधिनियम और बंधुआ मजदूर पुनर्वास अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ों पे देखिए कर्मचारी परिवार को जोड़ दिया, यहाँ पर बाल श्रम संरक्षण को जोड़ दिया यहाँ पर, और पुनर्वास जोड़ दिया यहाँ पर, तो इसलिए ये तीनों गलत हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और पूछा है कि कौन सा गलत है अधिनियम, तो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं हम, तो पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 और बता रहा है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें आपको सही बताना है कि कौन कौन से मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहली चीज़ें पढ़ते हैं, महिलाओं के विरुद्ध के हिंसा मामले में कौन सा सही है। पहला है तेजाबी हमलों से निपटने के लिए IPC के कोई विशिष्ट धारा नहीं है।
तो ये बात सही है। और नेक्स्ट है, पारिवारिक प्रतिष्ठा के नाम पर हत्या में एक स्त्री या लड़की को अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये भी देखो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के रूप के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है कि महिलाओं के सामान्यतः उनके परिचित की प्रताड़ित और आक्रामक करते हैं, ये भी महिलाओं विरुद्ध की हिंसा के अंतर्गत आता है। और महिलाओं के अपहरण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विवाह और यौन संबंध बनाना, ये भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसाओं के मामले में आता है। तो आपको चुनना है कोड ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी चारों सही होंगे दोस्तों, ठीक है। महिलाओं के विरुद्ध के हिंसा की बात हुई है। एरिक एरिक्सन के द्वारा 8 अवस्थाएं बताई गई हैं, तो इसमें कुछ 4 अवस्थाएं दी गई हैं। आपको सही चरणों के अकॉर्डिंग इसे मैच करना है। क्वेश्चन है, एरिक्सन द्वारा विकसित मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों आपको सही मैच करना है एरिक एरिक्सन का। तो पहला है यहाँ पर क्रीड़ा अवस्था, पहल शक्ति बनाम गलानी, तो ये सही है। और इसमें कहा है कि विकसित मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में सही क्रम चुनना है ना। तो क्रीड़ा जो होती है वो सही है, पहल शक्ति बनाम गलानी होता है। और दूसरा है आपका विद्यालय अवस्था, और विद्यालय अवस्था में यहाँ पर उद्योग बनाम हीनता, ये भी सही है। और तीसरा है किशोरावस्था, और किशोरावस्था में स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेश, ये गलत है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये गलत है दोस्तों। और नेक्स्ट है युवावस्था, तो यहाँ पर युवा में अंतरागता एवं एकाकीपन, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर पहला दूसरा चौथा, तो यानी पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर ही सही होगा दोस्तों, ठीक है, 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, तनाव की एक स्थिति जो किसी व्यक्ति या समूह के अनुकूल की क्षमता तक पहुँचने, ठीक है, पहुँच जाती है या उससे पार या उसके पार चली जाती है, तो निम्न में से क्या कहलाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसे दोस्तों कहा जाता है संकट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको सोच रहे होंगे कि विरेचन होता है, तो विरेचन नहीं होता है। मैंने आप लोगों को विरेचन के बारे में बता रखा है, जहाँ तनाव और चिरकालिक तनाव, इन सभी चीज़ों के बारे में बता रखा हूँ मैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो चैनल पर विज़िट करें, वहाँ पर जाकर देख सकता है। यदि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में और डिटेल या डीप नॉलेज चाहिए या आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर पीडीएफ आप लोगों को डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। और मैं डेली 10 बजे PM आप सभी से MCQ करता हूँ ग्रुप में, आप लोग भी उसमें ज्वाइन हो जाइए, ताकि कुछ प्रश्नों को आप आसानी से वहाँ पर टैकल कर सकें, ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए आपको कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल UGC नेट के एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर जो तो 21 था, 21 का जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, संकट इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से गेस्टाल्ट थ्योरी का सर्वाधिक संबंध किससे है, और बहुत ही ईजी है। मैंने आप लोगों से गेस्टाल्ट के बारे में आप बता चुका हूँ। यहाँ पर फ्रिटर्स पल्स जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही जवाब होगा, ठीक है। फ्रिटर्स पल्स गेस्टाल्ट थेरेपी का सर्वाधिक संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है अपंग व्यक्ति, यहाँ पर समान अवसर और अधिकार रक्षा एवं पूर्ण भागीदारी, कभी कभी आप लोगों से पूछा जा सकता है PWD, तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है 1995 में। तो इसका PWD का पूरा नाम है समान अवसर अधिकार रक्षा एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसके अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी को 7 प्रकार की बताई गई थी, और एक है RPWD 2019 में आई थी, 2016 में जो आई थी। तो RPWD जो है 2019 के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी को 21 टाइप का बताया गया, और RPWD के अकॉर्डिंग बताया गया था 7 टाइप का। और PWD का पूरा नाम जो है यही है, समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी, और उसको कहा जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी अपंग व्यक्ति, ठीक है। तो अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किस वर्ष 1 जनवरी को स्वीकृत किया गया था। बहुत ईजी, अभी भी मैंने बताया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी। 1 मिनट दोस्तों, मैंने बताया है समान अवसर अधिकार एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम जो है ये पारित हुआ था 1995 में, और राष्ट्रपति द्वारा ये किस वर्ष 1 जनवरी को एक्सेप्ट किया गया था, 1996 में, ठीक है, 1946। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है।
23rd का ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि धमकीपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड जो होगा तनाव दोस्तों, ये सही जवाब होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन डैश है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 डैश रुचियों और व्यक्तियों और उनकी पारस्परिक क्रियाओं के लिए संकेत चिन्हों का प्रयोग द्वारा समूह के सदस्यों के संगठन के सजीव प्रस्तुत है। तो जो सीसियोग्राम जो होता है वो पारस्परिक क्रियाओं के लिए संकेत चिन्हों के द्वारा ही प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें समूह के सदस्यों का संगठन एक सजीव रूप से प्रेजेंट करता है या प्रस्तुत करता है, यानी प्रेजेंटेशन करता है, प्रस्तुतिकरण करता है। तो ये चीज़ें याद रखना। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सेकंड है ये सही है। प्रेजेंट या प्रस्तुत कौन चीज़ करते हैं समूह के सदस्यों के संगठन के साथ, तो याद रखना सीसियोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकल्पना। परीक्षण के दौरान निम्न प्रकार की त्रुटियां जो संभव हैं सही उत्तर की पहचान करिए। तो टाइप 1 है जो त्रुटि सत्य होने का अस्वीकार नहीं किए जाने के योग्य होने पर एक मान्य प्रकल्पना को अस्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है त्रुटियां संभव हैं, सही उत्तर की पहचान करना है। ठीक है, हमें तो ऑप्शन नंबर पहला ही दोस्तों यहाँ पर सही होगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से रैपिड रूरल अप्रेजल यानी RRA से सर्वाधिक संबंधित रखता है तो कौन। तो रॉबर्ट चैम्बर्स जो है, ऑप्शन नंबर रॉबर्ट चैम्बर्स सेकंड जो है यही सही जवाब होगा। ठीक है, RRA याद रखना, RRA रैपिड रूरल अप्रेजल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है थर्स्टोन स्केल से लाभ है। तो इसमें बताया जा रहा है कौन सा ऐसा लाभ है, क्या कथनों का उल्लेख शुद्धतापूर्वक किया जाता है। ये थर्स्टोन स्केल के लाभ नहीं है और प्रत्येक कथन यानी स्टेटमेंट के महत्व का निर्णय न्यायाधीश करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर ये थर्स्टोन स्केल का एक लाभ है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि दूसरे के कार्यों को स्वीकार नहीं करते किसी सामग्री शोध कार्य का अधिकारी नहीं होने की दशा में उपयुक्त या उक्त के लेखक होने का दावा करता है या क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन होगा आपके सामने दोस्तों। क्या साहित्यिक चोरी कहलाती है, तो ये दूसरों के कार्यों को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि शोध का जो अधिकारी नहीं होने की दशा में ये एक लेखक होने का दावा करता है और ये कहलाता है साहित्यिक चोरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों ये सही है 29 का। ठीक है, क्वेश्चन है 30 और सही आपको चुनाव करना है, इसमें सही जवाब बताना है। इसका क्या हो सकता है, क्या द नारकोटिक ड्रग्स और साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है गलत है। ठीक है, द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकिक और सब्सटेंसेस यानी सब्सटेंसेस एक्ट जो है ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है द साइकोट्रोपिक ड्रग्स एंड नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, तो यानी सब्सटेंसेस एक्ट यहाँ पर भी गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड। और ऑप्शन नंबर 4 है द नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक और सब्सटेंसेस एक्ट जो है ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनशक्ति नियोजन का एक मानदंड नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं ऑप्शन नंबर जो 4 यहाँ पर होगा कार्य संवर्धन, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्य विनिर्देशन निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा कार्य विवरण और कार्य विश्लेषण, कार्य की संभावनाएं, योग्यता एवं अनुभव। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर जो 4 है योग्यता एवं अनुभव, ये सही है कार्य विनिर्देशन के लिए। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये बहुत ही इजी है। मैंने आप लोगों से कई बार बता चुका हूँ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ या एक राज्य के कार्यों के संबंध में सेवाओं और मदों के नियुक्त के अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के दावों पर विचार करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड अगर आप देखो अनुच्छेद 335, ठीक है, तो ये सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन विकास का आयाम नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, और इसमें जो भर्ती है ये मानव संसाधन विकास का आयाम नहीं है। बाकी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और कैरियर विकास का और नियोजन और प्रशिक्षण ये सभी मानव संसाधन विकास के आयाम है, बट भर्ती नहीं है। नेक्स्ट आपको सम्मिलित करना है, मैच करना है। एक तरफ अधिनियम दिया गया है, दूसरी तरफ आपको वर्ष दिया गया है, आपको मिलान करना है। ऑप्शन पहला है द फॉरेन कंट्रीब्यूशंस यानी रेगुलेशंस एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है वो 1976, तो ये चीज़ें आपको तुरंत नोट डाउन करना है। और द अप्रेंटिस एक्ट है, द अप्रेंटिस एक्ट जो है वो कब आया था? तो ये 1961 यानी 1961। और उसके बाद आपको देखना है द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, ये कब आया था? तो ये आया था 1936, ठीक है, 1936। अब आपको मैच करना है, पहले का सी होना चाहिए और दूसरे का आपका डी होना चाहिए, सी डी और उसके बाद ए। तो ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड यहाँ पर जो है सही जवाब है, सी डी ए, और उसके बाद बी है द ट्रेड यूनियंस एक्ट यानी 1926 में, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका है, 36 पे चलते हैं। और 36 में भी यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दे रखा है। तो यहाँ पर प्रजनक शिशु स्वास्थ्य ये किससे मैच करेगा? तो ये चीज़ें आपको ध्यान से सुनते चलना है। ये मैच करेगा माता और शिशु से, ठीक है दोस्तों। तो पहले का सी आपको देखना है, सी इसमें से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यहाँ पर सी है, तो यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसे मैच कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 पे। 37 यहाँ पर आर्टिकल्स दे रखा है, एक तरफ अनुच्छेद है उसके बारे में और दूसरी तरफ इसमें विषय दिया हुआ है। तो आप इसको देखिए, अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल्स जो 24 है उसमें क्या बात कही गई है? तो बाल श्रम प्रतिषेध के बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद आपको डी याद रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40, तो आर्टिकल्स जो 40 में है वो ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है, तो यानी सी, डी सी आपको मैच करना है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यहाँ पर दोस्तों वो सही है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 क्वेश्चन नंबर है, और इस तरफ आपको दिया हुआ है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। आपको मैच करना है जनमानी प्रथा, ये जाति से रिलेटेड रखती है, तो याद रखना जाति से रिलेटेड है जनमानी प्रथा, तो यानी बी देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही जो होगा वो दोस्तों सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें भी आपको मैच करना है। पहला ऑप्शन ये है सर्वेक्षण, सर्वेक्षण किससे रिलेटेड है? आपके 4 ऑप्शन है, गति तीव्रता से नहीं है, समाधान हेतु समस्या मूल्यांकन से नहीं है, टाइमलाइन से भी नहीं है, प्रश्नावली ये है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो पहला है, पहले का डी होगा, सर्वेक्षण प्रश्नावली से होता है, तो डी देखो अच्छा 2 में है डी, ये सेकंड और थर्ड तो कट गया। त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन, त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन जो है दोस्तों वो तीव्र गति तथ्यों के संकलन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यानी दूसरे का ये डी और ए, ये ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर दोस्तों ये सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में भी हमें सम्मिलित करना है। पहला है जॉर्ज सीमेल और मैकाइवर, और उसके बाद है जॉर्ज सीमेल किससे मैच करता है? संघों के संकलन से और सामाजिक मूल्यों की संरचना से, सामाजिक संबंधों की जाल से, सामाजिकता के तत्व से, ठीक है दोस्तों। आपको मैच करना है, तो ये है जॉर्ज सीमेल जो है दोस्तों सामाजिक तत्व से सम्मिलित है।
रिलेटेड है, ठीक है। और मैकाइवर जो रिलेटेड है ये है सामाजिक संबंधों की जाल से। तो यानी मैकाइवर तो आपको सी देखना है, यानी बी में देखो सी कहाँ है, अच्छा 2 जगह आ गया है, ठीक है। तो यानी ये तो नहीं होगा और तीसरा भी नहीं होगा। उसके बाद जॉर्ज सिमेल जो था वो किससे मैच कर रहा था, वो मैच कर रहा था सामाजिक तथ्यों से, ठीक है। तो यानी ए का डी होना चाहिए, ए का डी ये रहा ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर, ये सही जवाब है इस प्रश्न का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे एलिगेशन कथन दिया हुआ है, आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रभावी फील्ड कार्य प्रशिक्षण सिर्फ सिद्धांत और व्यवहार के समन्वय के संभव है। यानी जो प्रभावी फील्ड वर्क है, जो प्रभावी क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण है, वो सिर्फ सिद्धांत और व्यवहार के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन से संभव है। और तर्क कहता है कि समाज कार्य के व्यवहार मूलक पेशा है। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर जो समाज कार्य है, जो उसका व्यवहार है, वो दर्शा रहा है व्यवहार के समन्वय यानी सिद्धांत और व्यवहार के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ए और आर दोनों सही होंगे, और सही व्याख्या भी करेगा इसका, आर और ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दोस्तों 3 होगा ये सही जवाब होगा, क्योंकि व्यवहार मूलक का जो पेशा है वो सिद्धांत और व्यवहार दोनों का ये व्याख्या यहाँ पर कर रहा है और कोऑर्डिनेशन भी बना रहा है, प्रभावी क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि समाज कार्य भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया, और तर्क कहता है कि समाज कार्य व्यवहार पर आधारित विस्तृत है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ये होगा कि क्योंकि समाज कार्य जो भारत की अपनी पहचान नहीं बना पाया, तो ये तो सही बात है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है कि समाज कार्य जो है व्यवहार का आधार भी है एक बहुत व्यापक लेवल पर, तो ये भी बात सही है। तो दोनों सही हैं और ये व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3 होगा ये ही सही होगा दोस्तों, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या है कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि समाज कार्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, और तर्क कह रहा है कि समाज कार्य सभी लोगों को समाज द्वारा स्वीकृत और उसकी इच्छा के अनुसार विधि से उसके व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर प्रदान करता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ये ऑप्शन जो है यहाँ पर भी ये व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर व्याख्या क्या चीज़ कर रहा है, जो समाज की स्वीकृति है उसकी इच्छा के अनुसार जो विधि है वो उसके व्यक्तित्व का विकास करता है, और जब व्यक्तित्व की बात आती है तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है समाज कार्य में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3 होगा दोस्तों ये भी सही होगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। एक लंबित प्रस्ताव की संरचना यानी स्ट्रक्चर है और एक सही क्रम में आपको बताना है, ठीक है। तो हमारे सामने देखते हैं, सबसे पहले जब कोई लंबित प्रस्ताव की जो संरचना होगी वो क्या होती है, पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए सभी में पृष्ठभूमि दिया है, पृष्ठभूमि यानी पृष्ठभूमि, तो यानी सब में पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि के बाद समस्या का कथन ये आता है, तो ये नहीं होगा, परियोजना का औचित्य नहीं माना जाता ना समस्या का कथन, और यहाँ पर देखिए परियोजना का औचित्य नहीं माना जाता, इसलिए समस्या का कथन माना जाता है। पृष्ठभूमि के बाद समस्या का कथन भी माना जाता है। तो यहाँ पर पृष्ठभूमि सही हुआ, समस्या का कथन भी सही है और समस्या का कथन भी सही है। नेक्स्ट अगर बात करूँ परियोजना के औचित्य यहाँ पे माना गया है, लेकिन परियोजना इसमें भी नहीं, यहाँ पे लक्ष्य और उद्देश्य दे दिया, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 3 होगा ये गलत हो गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 44 का यहाँ पर दोस्तों सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे सामने। 45 ये है कि एक महिला पीड़ित सामाजिक रूप से कलंकित होने के बाद जीवन के समायोजन के निम्नलिखित या निम्नांकित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना होता है, ठीक है। अब आपको समझना ये है कि एक जब महिला पीड़िता से सामाजिक रूप से कलंकित है तो उसके जीवन समायोजन के लिए किन किन चरणों को सही क्रम में दर्शाया जाना चाहिए, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। सबसे पहले जो आएगा दोस्तों वो आएगा दर्द मिटाना, सदमा और दर्द, ये होगा कि परिहास और अपमान होगा कि अनुकूलन होगा। मैंने 4 ऑप्शन पढ़ दिए हैं इसमें से,
तो सबसे पहला जो क्रम होगा दोस्तों वो होगा सदमा और दर्द। ऑप्शन नंबर थर्ड देखना आपको इसमें किस में है। तो सेकंड जो होगा दोस्तों ये सही होगा। पहले आता है सदमा और दर्द, उसके बाद आता है दर्द मिटाना, फिर आता है परिहार और अपमान, और लास्ट आता है अनुकूलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका 45 का है ये होगा सेकंड सही। अब दोस्तों आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक है। ठीक है, आगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर और फिर मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 46 और 47। आप लोगों को लिखकर बताना है कि 46 का ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसमें से कौन सा है और 47 का कौन सा है। उसके बाद 48 और 49 का क्वेश्चन ये रहा और 50 का क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आज मैंने आप लोगों से समाज कार्य प्रश्न पत्र सेकंड में 50 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया हूँ। आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आप लोगों के कितने सही जवाब हुए हैं। ठीक है, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।